Assalamu alaikum students, hope you guys are doing well. This is your mathematics mentor Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. I welcome all of you to my YouTube channel Ahmed Academy. Students, this is lecture number 2 of sequence and series. कल लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपको सोल्व करवाया था, बट एट द एंड मेरे ख्याल से मैंने लाइक ऑप्शन गलत मार्क कर दिया था। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से सोल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो का आगाज करते थे। चलिए स्टार्ट करते थे। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 or 5 is what? सो यहाँ पे दो सीक्वेंसेस बनेंगी। एक वो सीक्वेंस जो के जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 100। ठीक है, इसी तरह 5 से डिवाइड होने वाले that sequence becomes 5 10 15 20 and so on up to 100। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो क्या इन दोनों का इंडिविजुअल सम लेके उनको मैं ऐड कर दूं तो क्या रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा? आ जाता, अगर दोनों में कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टर्म्स ना होते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे 20 आ रहा होगा समवेयर हेयर, तो यहाँ पे भी 20 आ रहा है। तो कुछ ऐसे नंबर से कॉमन टर्म से जो दो दफा आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल सम में दो दफा यूज हो रहे होंगे ना, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, लेकिन हमने तो एक दफा यूज करना है। हमने इनको दो दफा तो नहीं कंसीडर करना ना। तो दो दफा कंसीडर होने से बचने के लिए एक और हम सीक्वेंस बनाएंगे इनके कॉमन टर्म्स की। सी फॉर कॉमन टर्म्स की जो सीक्वेंस बन रही है दैट इज 10 20 30 40 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 100। इन दो सीक्वेंसेस का सम निकाल के इनका जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें से अगर नीचे वाले सीक्वेंस का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ रहा होगा। यहाँ पे इस वाली सीक्वेंस के लिए अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएं, जहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता होता है दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 100 है। 100 में से यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स का ये सीक्वेंस है, तो यहाँ पे टोटल 50 टर्म्स हैं। 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 100, सो यहाँ पे 102 लिख दूंगा डायरेक्ट में। टेबल जा रहा है 51 टाइम्स 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे 50 इंटू 51 दैट बिकम्स आई थिंक 50 into this becomes 25 50। yes, alright। और यहाँ से इसका जो सम बन रहा है इस सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो 5 10 15 20 हर टेंस में, यानी कि ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं 20, सो 20 डिवाइडेड बाई 2 into first term plus last term. First term here is 5, last term here is 100, 105 become 10। यहाँ पे आ रहा है 10 टाइम टेबल गया था 20 पे 2 का, तो 10 टाइम्स ऑफ 105 becomes 1050। इसी तरह इस सीक्वेंस का जो सम आ रहा है 10 20 30 40 एंड सो ऑन, इसका अगर सम निकाल लेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने 10 10 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 becomes 5 into first term plus last term। first term is 100, first term is 10, last term is 100, 110, ठीक है, 110, यहाँ पे 5 है हमारे पास, सो 5 टाइम्स ऑफ 110 110 becomes
550, नेवर माइंड। इन दो रिजल्ट्स को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3600, यस और नो, माइनस ये वाला रिजल्ट अगर माइनस कर दें 550, तो एग्जैक्टली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा दैट बिकम्स 3050। दैट्स योर फाइनल आंसर। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। Moving forward, we have important results to be remembered. ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है ये देखते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन, लाइक अप टू एन नंबर ऑफ टर्म्स। इसका जो सम होता है, हमें लास्ट टर्म पता हो तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n। को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो Sn यहाँ से आ जाता है Sn नंबर ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, जो भी स्पेसिफिक एपी गिवन होगी। जैसे यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम Sn बिकम्स इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह इसको याद करेंगे, नोट कर ले सारे बच्चे। ऑलराइट, इसके अलावा अनदर रिजल्ट इज, अगर हमें फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का रिजल्ट याद करना हो या वो रिजल्ट देखना हो, तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यूज करके हमारे पास डायरेक्ट मैं रिजल्ट ही लिख लेता हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करें। यहाँ पे आ जाएगा n², यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers becomes equals to simply n², where n is number of terms. इसी तरह इवन टर्म्स के लिए अगर देखें, सॉरी यहाँ पे 2 + 5 2 + 4 then 6 then 8 and so on, ठीक है, इनका अगर हम सम देखें तो दैट इज इक्वल्स टू n + 1। यहाँ पे इसका Sn का जो फॉर्मूला आ जाता है, कीप इन माइंड यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे ये जैसे फॉर्मूला था फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम था, ये फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम था। इसी तरह फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम था। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभार आपसे लाइक 10 से ऑनवर्ड वाले नंबर पूछ ले, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन अप टू 50, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपके नेचुरल नंबर्स का सम 1 से स्टार्ट हो रहा हो या नंबर ऑफ टर्म्स 1 से स्टार्ट हो रहा हो, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको भी इस वाले इस फॉर्मूला से ही सोल्व करेंगे, लेकिन फर्दर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, जिसका एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। देखिए ना, 10 से ऑनवर्ड वाले, 10 से लेके ऑनवर्ड वाले नंबर 50 तक जितने भी बन रहे नेचुरल नंबर्स, उनका सम पूछ रहा है। तो अगर मैं पहले 9 टर्म्स का सम निकाल लूं, ठीक है, पहले 50 नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल लूं, यानी कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लूं, उसमें से पहले 9 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास में एग्जैक्टली ये रिजल्ट आ रहा होगा, यस और नो। हाँ, तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि S50 यानी कि यहाँ पे जस्ट 50 पुट कर देना है हमने, जो भी रिजल्ट आए दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नो नो नो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ही जो स्टार्ट हो रही है वो 10 से हो रही है, तो पहले 9 टर्म्स 9th टर्म तक जो लाइक 9 नंबर ऑफ टर्म्स है उनका जो सम है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इन नंबर्स का सम हमें मिल जाएगा। तो इतना याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सीक्वेंस आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह यहाँ पे इन सीक्वेंसेस में भी ये ख्याल रखना है कि अगर 1 से स्टार्ट हो रही है
द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम है तो फॉर्मूला यूज करेंगे एन स्क्वायर डायरेक्ट। अगर इस तरह का केस है यानी कि 11, 13, 15, 17 ऑनवर्ड्स इस तरह के नंबर हैं तो फिर आपने जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने तक का सम करके उसमें से पिछले टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिस तरह बिल्कुल इस केस में हमने किया है। अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेम फॉर हेयर अगर 22 ऑनवर्ड्स वाले नंबर्स का सम पूछे, 22 ऑनवर्ड्स वाले नंबर्स का सम पूछे यानी कि 22 प्लस 24 प्लस 26 अप टू 50, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट आर 15 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इन 15 नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। अगर इसको वैसे जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो वेल एंड गुड, वो भी अच्छा है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला ये वाली टेक्निक यूज करनी है तो इसमें पहले 50 टर्म्स का सम निकाल ले, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, सॉरी यहाँ पे 50 तक जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 25 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो 25 नंबर ऑफ टर्म में से आप पहले 10 नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट करो तो 50 जो है 11 टर्म जो है 11 टर्म ऑनवर्ड्स अप टू 25 इनका सम मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, उससे पहले इस सिग्मा समेशन साइन को पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ये बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे k की वैल्यू जो लोअर लिमिट है दैट इज k इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट इज 50। इसका ये मतलब है ये जो आपका ये जनरल टर्म गिवन होगा उसमें यहाँ पे ये जो लोअर लिमिट में जो भी वैल्यू गिवन होगी लेट्स से k इज इक्वल टू 0, तो आपने k इज इक्वल टू 0 पुट करना है, देन 1 2 एंड सो ऑन, यानी कि एक एक नंबर इंक्रीज करके पुट करते जाना है k की जगह और उनका सम करना है। किधर तक जाना है? 50 तक। ठीक है, सो अगर इसको हम यानी कि इतना सा जो लिखा हुआ है स्क्वीज्ड फॉर्म में, तो इसको अगर इंडिविजुअली लिखें या सिंप्लीफाई करके लिखें तो बेसिकली k की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास 1 जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह k की जगह 2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स अप टू 50 तक पुट करते जाएंगे तो 3 जनरेट होगा, देन 5 जनरेट होगा, देन 7 जनरेट होगा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म विल बी 50। जब पुट करेंगे k की जगह हम 50, जब k की जगह हम पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 50 बिकम्स 100, 100 प्लस 1 बिकम्स 101, 101। बेसिकली इसका सम पूछा हुआ है। अगर जो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ये है, तो जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है उससे करें। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता, ये फॉर्मूला आप भूल गए हैं, यानी कि देखें ये तो बेसिकली ऑड नंबर्स का सम है ना, कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 51 नंबर ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर ईयर सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रही होती तो फिर 50 नंबर्स होते, नंबर ऑफ टर्म्स 50 होते, कीप इन माइंड। यहाँ पे अगर या 49 होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो जाते। खैर बट यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 51 हो गए, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 100, तो 102 आ जाएगा, तो 51 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। 51 इंटू 51 विल बी 51 का स्क्वायर। ठीक है, अगर वो ऑप्शन होता वेल एंड गुड, अगर नहीं तो 51 को 51 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में 51 की स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी, दैट इज ऑप्शन डी। अनदर थिंग इज कि ये 51 नंबर ऑफ टर्म्स का फर्स्ट 51 नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, तो डायरेक्ट देखिए ऑड 51 नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, डायरेक्ट ऑफ एन स्क्वायर भी यूज कर सकते थे।
नंबर ऑफ टर्म्स कितने 51, 51 का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो डायरेक्ट इससे शॉर्टली आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। दैट बिकम्स 2601। एक और बात नोट करने को है, एस एन और बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस भी अगर यहाँ पे लिखा होता कि डिफरेंस बिटवीन एस एन एंड टी एन और ए एन इज, एस एन जब भी लिखा हो तो समझ जाएं कि नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। टी एन का मतलब दैट टर्म, nth टर्म, सिर्फ सिंगल दैट टर्म, ओके। और ए एन, तो इन दोनों चीजें में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस एन के टर्म्स में कुछ दिया गया हो, एस एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 5, और आपसे पूछे कि फिफ्थ टर्म बताएं, fifth term of sequence will be what? If Sn is equals to this, then fifth term of the sequence will be what? फिफ्थ टर्म को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे 5 पुट करके जो आंसर आ रहा है वही ऑप्शन, लाइक वो ऑप्शन में भी होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, मे बी ऑप्शन में हो, मोस्ट प्रोबेबली होगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। गिवन इज Sn यानी कि सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, बट आपसे T5 पूछा है यानी कि एग्जैक्ट फिफ्थ टर्म पूछा है, नॉट S5। जब यहाँ पे S5 पुट करेंगे यानी कि n की जगह जब 5 पुट करेंगे तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, 5 नंबर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर ऑफ टर्म्स का सम। सो 3 into 5 का स्क्वायर दैट बिकम्स 25 minus 5 becomes 70 I जी, या 75 minus 5 becomes 70। तो बेसिकली ये सम ऑफ 5 टर्म्स आपने निकाला है। अगर आपको फिफ्थ टर्म ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर ऑफ टर्म्स, इससे पहले जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो 4 हैं, 4 नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल के S5 में से यानी कि 5 नंबर ऑफ टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 नंबर ऑफ टर्म में 5 नंबर ऑफ सॉरी 5 नंबर्स के सम में से फर्स्ट 4 नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली हमें फिफ्थ टर्म मिलेगा। यस और नो? यस। तो यहाँ पे n की जगह 4 पुट कर देंगे, स्क्वायर माइनस 5, this becomes fourth term becomes sum of 4 terms becomes 16 into 3 48 minus 5 is 43। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि S5 minus S4 becomes exactly T5 and that is equals to 70 minus 43। तो ये कितना बन रहा है, आई थिंक 27। So fifth term of the sequence becomes 27। इसको अगर जनरलाइज करके लिखें तो हमने क्या किया है, Sn में से अगर Sn गिवन होगा तो उसके लिए हमें जो नंबर चाहिए होगा दैट से Tn चाहिए, तो उसके Sn में से S के साथ एक कम नंबर वाली सबस्क्रिप्ट वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया था, हमें T5 चाहिए था तो हमने क्या किया, S5 माइनस उसमें से एक कम, उसकी सबस्क्रिप्ट में से एक कम, तो S5 माइनस S4 हमने एक्चुअली फाइंड किया है, तभी हमें जाके T5 मिला है। सो इन जनरल nth term in term of summation or sum Sn minus 1। तो ये भी हमें काम आएगा, आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक तो मैंने ये एग्जांपल लेके देकर समझा भी दिया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसके ऊपर। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NIP इज गिवन बाय Sn, अब यहाँ पे Sn जो है वो Sn जो है वो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स है, नॉट nth term,
ये n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, देन कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ पे tn होता तो क्या करते, tn होता तो सिंपली हम 2 पुट कर देते n की जगह, ठीक है, तो हमारे पास t2 आ जाता सेकंड टर्म। इसी तरह 1 पुट करके t1 फाइंड कर देते, t2 माइनस t1 बिकम्स d कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल जाती। बट क्योंकि ये tn नहीं है sn है, तो हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, फॉलो करनी होगी। वो क्या है, अगर मैं S1 फाइंड करूं, S1 मतलब सम ऑफ सिंगल टर्म, एक टर्म का जो सम होता है वही टर्म होता है, तो S1 इज बेसिकली T1, ठीक है, T1 या S1 एक ही चीज है सिर्फ। तो यहाँ पे जब 1 पुट कर दूंगा n की जगह तो मेरे पास में 5 आ रहा होगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बिकम्स 5। जब n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि T2 आपको मिल गया है, नो, बट सम ऑफ टू टर्म्स। तो S2 पुट करने पे यहाँ पे 6, 3 इंटू 2 6, n की जगह जब 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम्स ऑफ 4 बिकम्स 8, तो ये ओवरऑल S2 की वैल्यू आ रही है 14। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, ओहो, S2 माइनस S1 करेंगे तो एक्चुअली T2 मिल जाएगा, और T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस D आ रहा होगा। ऑलराइट, सो सिंपल एज दैट। सो T2 के लिए अब सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो कर देंगे, तो सेकंड टर्म हमें मिलेगा 14 माइनस 5 बिकम्स 9, 9 इज सेकंड टर्म, और T2 minus T1 becomes D, and D becomes 9 minus 5 is equals to 4. Correct option is 4 here again, option D again. अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D ना पूछता, Tn पूछता या nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस पूछता, तो हम क्या करते, देन इन दैट केस, उस केस में हम क्या कर देते, सेम स्ट्रेटेजी यूज करते, सिंपल Sn माइनस, जनरली सोल्व करना है ना, Sn माइनस 1 कर देते। Sn तो ये वाला ही है, 3n स्क्वायर, सॉरी 3n प्लस 2n स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना था, Sn माइनस 1। अब Sn तो सिंपली जो गिवन है वही है, 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, Sn माइनस 1, यहाँ पे n था तो यहाँ n माइनस 1 आ गया, तो सिंपली हमने क्या किया, n को रिप्लेस किया n माइनस 1 से, तो जहां जहां हमें n दिखेगा वहां हम n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो ओरिजिनल में देखें, जब n था तब n यूज हुआ था, जब n माइनस 1 है तो n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे, सो सिंपल इज दैट। ओके, n माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दिया, और आगे ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो लाइक ओवरऑल पूरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ n की जगह अगेन हमने n माइनस 1 पुट कर देना है होल स्क्वायर, दैट रिजल्ट बिकम्स Tn या an, nth term, general term of the sequence become 3n plus 2n square minus 3n plus 3, ठीक है, माइनस 2n, नेवर माइंड, यहाँ पे माइनस 2n नहीं आएगा, माइनस 2 बाहर पड़ा रहे, अंदर से n स्क्वायर जनरेट हो रहा है, n स्क्वायर माइनस 2n भी जनरेट होगा, माइनस 2 माइनस प्लस 2 जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4n, और अंदर से प्लस 1 जनरेट होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा जब माइनस 2 से, तो दैट विल जनरेट माइनस 2।
nth टर्म, ये जो ब्लू में हम शो कर रहे हैं, इस पे अब नजर रखें। 3n माइनस 3n, ये गेट कैंसिल, फिर कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे n 2n स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा 4n बच रहा है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो तो आपके पास में nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बिकम्स 4n माइनस 1, सॉरी 4n प्लस 1 बच रहा है। अब आप जब n की जगह 1 पुट करें तो एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म मिलेगा। n की जगह 1 पुट करने पे 4 टाइम्स ऑफ 1 बिकम्स 4 प्लस 1 5, तो फर्स्ट टर्म 5 मिल रहा था, सेकंड टर्म हमारा 9 था। ठीक है, तो जब 4 की n की जगह 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, t2 यानी सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 बिकम्स 8 प्लस 1 9, सेकंड टर्म यहाँ से भी 9 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही कर रखे, दोनों लॉजिक सही है। इस तरह भी सोल्व कर सकते थे कि इसके जनरल टर्म के लिए सोल्व करके फिर हम कॉमन डिफरेंस डी निकालते, लेकिन ये सिंपल था जल्दी में करने के लिए। और अगर आपसे जनरल टर्म पूछता तो फिर जनरल टर्म के लिए इस तरह सोल्व करते, बिल्कुल जो ब्लू में मैंने लिखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जैसे कॉमन डिफरेंस डी के साथ कोई भी सीक्वेंस है मेरे पास 3 3 3। अब ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विथ कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस डी 0 है ना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते जाएं, 3 माइनस 3 बिकम्स 0, ऐसा होता हुआ दिखेगा आपको। तो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे हमारे पास ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 9 8 7 6 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सबके 8 माइनस 9 7 माइनस 8 या फिर 6 माइनस 7 करें तो हमारे पास -1 जनरेट होता है। ये जो सीक्वेंस है इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -1, यानी कि नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है। पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस वाले एग्जांपल्स हमने पहले ही देखे हुए हैं। तो फाइनली रिजल्ट यही है कि कॉमन डिफरेंस जो डी है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये चीज आप आगे जाके भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, इट वाज प्रॉपर्टी नंबर 1। Okay, this is property number 1. No, sorry, property number 2. That is, if A, B, C are in AP, then 2 times the middle term, yeah, 2 times the second term is equal to sum of first and last term. A, B, C अगर ये AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, then in that case जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा ना, यहाँ से भी D जनरेट होगा, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस D जनरेट हो जाएगा। ठीक है, so from here what I get is B minus A common difference, और यही common difference इस D के भी बराबर है, so C minus B. From here if I solve for 2B, तो B उस साइड पे माइनस B उस साइड पे चला जाएगा तो B हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा, और A माइनस A उस साइड चला जाए तो ये हो जाएगा A प्लस C। ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और आगे जाके पढ़ेंगे ये अरिथमेटिक मीन ही है। ठीक है, एम A plus C divided by 2 is equals to B। Arithmetic mean भी है, B is arithmetic mean of first and last term यानी A and C। Considering numbers in AP, arithmetic progression में जब आपको numbers कुछ
कंसीडर करने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको ये कहता है लेट्स से कि कंसीडर 3 नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, कंसीडर ए बी सी, सॉरी कंसीडर 3 नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी whose sum is 87। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएं जहाँ पे आपने खुद से नंबर्स कंसीडर हो, तो प्रेफरेबली कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं आपने, वो मैं बता देता हूँ। वैसे अगर हमें थ्री टर्म्स कंसीडर करने हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ a+डी, ठीक है, a+d, तो ये भी तो 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बट जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में यानी कि एक स्पेसिफिक लाइक इसको सोल्व नहीं कर सकते ना डायरेक्ट देंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो जाएंगे ए और डी, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा और इनका सम लेट से 87 गिवन है, ऐड कर दूंगा तो फिर भी मेरे पास दो वेरिएबल्स रह जाएंगे। बट व्हाट इफ आई सिलेक्ट द नंबर्स थ्री टर्म्स एज a minus d, a and a plus d, then in that case a minus d, a और a plus d ये आपने तीन नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो इनका अगर सम करेंगे तो डी डी में कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास में आ रहा होगा a+a+a, 3a बिकम्स कोई भी आपके पास में आगे गिवन हो लेट्स से 87, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह अगर 5 नंबर ऑफ टर्म्स भी सिलेक्ट करने हो, 5 टर्म्स, उसके लिए a-2d, a-d, सेंटर पे a लिखें, देन a-d, उधर से a+d, फिर आगे a+d, a+2d, पीछे जाके देखें a-2d। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने हो तो बिल्कुल इस तरह, और यहाँ पे अगर 2 नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने हो तो यहाँ पे भी देखें ना, अगर इनका सम में देखूं -2d प्लस 2d से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a+a+a+a 5a मिल जाएगा। कोई भी सम इनका गिवन होगा प्रॉब्लम में तो हम सोल्व कर सकेंगे a के लिए या किसी भी एक वेरिएबल के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल जाएगा। अगर दो टर्म्स सपोज करने हैं, कंसीडर करने हैं हमें, तो दो टर्म्स हम क्या कैसे करेंगे, a-d और a+d, अगर इनका भी सम करेंगे तो देखिए यहाँ से 2a बन रहा है। इसी तरह फोर टर्म्स हो, इसका वैसे इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो डी डी हम ऐड करते जा रहे थे, यहाँ पे डी ऐड किया तो नेक्स्ट हम a मिला, डी ऐड किया तो a+d मिला, ठीक है। और इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2d। d में से अगर d को सब्ट्रैक्ट कर दें, -d को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो d माइनस d बिकम्स d+d एंड इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d जैसा बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसी तरह अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने हो तो सेंटर पे एक साइड पे a-d, दूसरे साइड पे a+d। अब जंप करना है 2d जितना, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ से क्या होना चाहिए, a+3d, इसमें जस्ट 2d ऐड कर देना है, इस तरह 2d पीछे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो a-3d। अगेन इससे फायदा क्या होगा, प्रॉब्लम्स का अगर सम गिवन होगा तो हम कैंसिल आउट कर पाएंगे और सिंपली a के लिए सोल्व कर सकेंगे। इस तरह इसके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है हमारे पास। इस वीडियो लेक्चर में दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, sum of three numbers in AP is 27 and sum of their squares is 293, find the numbers। थ्री नंबर्स हमने सपोज करने, तो थ्री नंबर सपोज कैसे करने थे, a-d प्लस a प्लस a+d,
इनका सम 27 के बराबर है। तो यहाँ से डी में कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 3a बिकम्स 27, a की वैल्यू आपके पास में 9 आ रही है। और देयर स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम यानी कि a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2d होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 293, ये गिवन है। इसको फर्दर सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर जनरेट होगा, ए स्क्वायर एक यहाँ से जनरेट होगा, ए स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है, ए स्क्वायर एक यहाँ से जनरेट होगा, तो 3a स्क्वायर व्हाट वी कैन, यहाँ पे माइनस 2d यहाँ से जनरेट होगा, प्लस 2d यहाँ से जनरेट होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। डी स्क्वायर यहाँ से जनरेट हो रहा है, डी स्क्वायर यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ रहा होगा 2d स्क्वायर, दैट बिकम्स 293। ए की वैल्यू हमें पता है, ऊपर फाइंड कर लिए, तो जब ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2d स्क्वायर बिकम्स 293 माइनस 3 टाइम्स the 9 का स्क्वायर, that becomes 81, and this becomes 2d square is equals to 50। देखिए यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है ये बनता है 243, 293 minus 243 becomes 50। from here d square is equals to 50 divided by 2, या डायरेक्टली लिख लें 25, ठीक है, putting square root on both side we get d is equals to plus minus square root of 25 plus minus 5। अब नंबर्स कौन से हैं, a माइनस डी, अगर यहाँ से d की वैल्यू में 5 पिक करता हूँ, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 नंबर्स बनाने हैं। a माइनस डी, a की वैल्यू 9 है, माइनस डी 5, दिस जनरेट्स 4। इसी तरह a की वैल्यू 9 है तो वो तो 9 सेम ही रहेगी। इसी तरह a प्लस डी है, a 9 है, d की वैल्यू 5 है, 9 प्लस 5 is equals to 14। These are basically that 3 terms which we require on। ऑलराइट, इसी तरह अगर d की वैल्यू -5 भी उठा दे तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सेम नंबर्स ही जनरेट होने हैं, लेकिन थोड़ा आर्डर चेंज होगा। जस्ट पहले 14 जनरेट होगा, बेशक करें d की वैल्यू यहाँ पे -5 पुट करके देखें तो 14, 9 एंड 4 जनरेट होंगे। अगेन 3 नंबर्स तो वही है ना, हमें तो नंबर्स से मतलब है कि कौन से नंबर जनरेट होंगे इसको फॉलो करते हुए डेटा को, तो वो 4, 9 एंड 14 है। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आप में से काफी स्टूडेंट्स ने शायद पहले ना देखी हो, ना पढ़ी हो। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको समझिएगा, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। बिगिनिंग और एंड से एक जितनी दूरी पे जो भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनका सम कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और वो बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे दे रखा है, that is equal to the sum of first and last term। फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो समझाने लगा हूं, a प्लस 5d। ठीक है, इतने तक काफी है। बिगिनिंग से एंड, बिगिनिंग और एंड से एक जितनी दूरी पे जो भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनका सम बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर। जैसे एंडिंग से या एंड से अगर देखें, एंड से एक नंबर पीछे देखें
और बिगिनिंग से एक नंबर आगे देखें, दोनों से एक जितनी दूरी पे, इन दो नंबर्स का मैं अगर सम निकाल लूं तो कितना बन रहा है, a प्लस डी प्लस a प्लस 4d, दैट बिकम्स 2a प्लस 5d, यस और नो? यस। और ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो कितना है, वो भी तो इतना है, 2a, a प्लस 5d, दैट इज ऑल्सो a प्लस 5d। सेंटर से एक जितनी दूरी पे, लास्ट टर्म से एक जितनी दूरी पे ये वाला टर्म है ये, तो इससे मतलब दो टर्म्स छोड़ के हम जाएंगे तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट करता है, एक टर्म छोड़ के, सॉरी। तो इन दो टर्म्स का जो सम होगा वो भी लास्ट दो टर्म्स के सम के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। ओके, तो इनको अगर ऐड कर देंगे, a प्लस ए 2d प्लस 3d बिकम्स 5d, 2a प्लस 5d यहाँ से भी जनरेट हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसको फर्दर आगे आने वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यूज करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। Next property is every term of an AP is average of the terms equidistant from it। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी यूज होंगी। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d, ये हमारे पास लेट्स से 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कोई भी नंबर पिक कर दो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट, कोई भी दो नंबर्स पिक कर दो किसी भी फिक्स नंबर से। लेट से ये वाला नंबर में a प्लस 2d पिक करता हूं, तो इससे एक टर्म छोड़ के दूसरे टर्म पे मैं जा रहा हूं a प्लस 4d पे। इतना ही आप एक टर्म छोड़ के पीछे भी जाएं, एक जितनी दूरी पे, दोनों साइड पे दोनों मैंने कोई भी नंबर्स पिक कर लिए, उन दोनों नंबर्स का जो एवरेज होगा वो बेसिकली इस नंबर के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। ठीक है, सो इन दो नंबर्स का जो एवरेज है, यानी कि a प्लस 4d डिवाइडेड बाय 2 becomes 2a प्लस 4d डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लेके यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2d। यस, इससे एक जितनी दूरी पे दोनों जितने जो भी नंबर से एग्जिस्ट करे, ये वाला और ये वाला, इनका एवरेज निकाला तो हमें एग्जैक्टली वही नंबर मिला a प्लस 2d। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को इस क्वेश्चन में हम चला एनालिटिकली देखेंगे। ओके, इस प्रॉब्लम में थोड़ी तवज्जो। इफ aj where j is equals to 1 to 21, ये जो डेटा गिवन है, यानी कि इसका सम जो है नंबर ऑफ 21 नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है दैट इज गिवन एज 693। कोई भी वेयर a1 a2 a3 एंड अप टू a21, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दीज आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये नंबर्स। तो बेसिकली वी आर गिवन इज अब समेशन का ये जो सिंबल जो भी सिग्मा जो है सिंबल है, इसका क्या मतलब है, यानी कि जस्ट जे की जगह 1 से स्टार्ट करके आगे नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएं, तो यहाँ पे 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, उनका सम करेंगे अप टू 21 तक। यानी कि दिस इज गिवन एज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू a21। This is given as 693। लास्ट टर्म अगर हमें पता होता है तो सम ऑफ n number of terms
for an AP is given as n divided by 2 into first term plus last term। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से n नंबर ऑफ टर्म्स कितने 21 नंबर ऑफ टर्म्स divided by 2 into first term plus last term a1 plus 21 sorry a21 this is equals to 693। यहाँ पे टेबल लगाएंगे तो 3 का टेबल जा रहा है देन 7 का जा रहा है ओके या तो यहाँ पे 21 का डायरेक्ट एग्जैक्ट टेबल जा रहा है 33 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म a21 इनका जो सम मिल रहा है दैट इज 2 into 33 becomes 66। This is what we are given and what we are gonna use। Okay, and what we require is this is what we require। इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू 0 है तो इसकी सबस्क्रिप्ट 2i प्लस 1 में जब i की वैल्यू 0 देन 1 2 3 अप टू 10 तक पुट करेंगे तो कौन से नंबर्स हमें मिलेंगे। जैसे ही i की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 is 0 प्लस 1 तो a1 जनरेट होगा प्लस जब यहाँ पे i की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 will be 2 plus 1 3 so a3 मिलेगा। इसी तरह 2 3 4 5 6 एंड अप टू 10 तक पुट करते जाएंगे तो ये नंबर्स यानी कि ऑड सबस्क्रिप्ट वाले नंबर्स हमें जनरेट होते हुए देखेंगे। चलते चलते ऑड 21 भी ऑड ही है तो ये नंबर्स इन नंबर्स का सम बेसिकली हमसे पूछा है। हमने एक प्रॉपर्टी ऊपर देख ली है ये वाली the sum of the terms equidistant from the beginning and end। beginning और end से यानी कि 21 से एक नंबर पीछे और a1 से एक नंबर आगे वाला जो टर्म होगा उनका जो सम होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ से इससे आगे वाला टर्म दैट इज a3 और इससे पीछे वाला टर्म 19 सबस्क्रिप्ट वाला यानी कि a3 प्लस a19 इनका सम और मतलब इक्विडिस्टेंट सम सॉरी the sum of the terms equidistant from beginning and end is equals to the sum of first and last term। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम a1 plus 21 that is given as 66 यानी कि इनका जो सम है that is also 66। इसी तरह यहाँ पे a5 इससे एक जो है टर्म छोड़ के यहाँ पे भी एक टर्म छोड़ के पीछे आएंगे तो पेयर बनेगा हमारे पास 5 और 17 का दैट रिजल्ट इज आल्सो 66। यहाँ पे एक और पेयर बनेगा 7 प्लस 15 का या 15 का उसका भी सम 66 के बराबर। इसी तरह 9 और a13 का इनका भी सम 66 के बराबर। लेकिन यहाँ पे 11 रह जाता है 11 का किसी के साथ पेयर नहीं बनता तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है। फर्स्ट सीक्वेंस में हम देखेंगे ये सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है एवरी टर्म ऑफ एन एपी कोई भी टर्म हो एपी का दैट इज एवरेज ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। अपने आप से एक जितनी दूरी पे जो भी नंबर्स होंगे उनके नहीं दैट इज एवरेज ऑफ दैट नंबर्स। ओके तो इसमें से अगर हमें A11 पे नजर करें A11 को देखें तो 10 नंबर्स आगे जाके A12 A13 A14 एंड सो ऑन 10 नंबर्स आगे जाके हमारे पास एक नंबर आ रहा है A21। इसी तरह 10 नंबर्स पीछे जाके जो नंबर आ रहा है जो टर्म आ रहा है दैट इज A1। तो एक जितनी दूरी पे है दोनों टर्म्स
तो इनका जो यानी कि A11 है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि जो every number is average of the terms equidistant from the that number. सो ये नंबर जो है 21 और A1 एक जितनी दूरी पे दोनों साइड पे, तो A11 जो है 11th टर्म जो है दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि एवरेज ऑफ A1 एंड A21, A1 A21 एंड दिस इज गिवन एज 66, यहाँ पे डायरेक्ट 66 लिखता हूँ, इसका एवरेज डेट इज 33। सो यहाँ से A11 की वैल्यू 33 आ रही है। तो सिंपली इन चार रिजल्ट्स को ऐड करके उसमें 33 भी ऐड कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड आंसर था, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। 5 times of 60 becomes 30, 300, 5 times of 6 becomes 30, 330 और 330 में ये ऐड कर दें तो हमारे पास आ रहा है 363। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी here। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा उस क्वेश्चन से पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है, ईच टर्म ऑफ एन एपी is increased or increased, decreased, multiplied और divide। increase decrease का ये मतलब है कि एडिशन हो रहा है, कोई भी एपी जो है ऐड हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज मतलब कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो each term of an AP is increased, decreased यानी कि added, subtracted, multiplied और divided by the same non-zero number। किसी भी non-zero नंबर से वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बनेगी वो भी अपने आप में एक एपी ही होगी। कैसे? लेट्स से 1 2 3, लेकिन वो जो नंबर है आपका वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे आपके पास में ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आपके पास में कोई ना कोई एपी है कि नहीं है? ये अपने आप में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस डी जो है दैट इज 1। अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड करें, लेट्स से मैं 2 ऐड कर रहा हूं, तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगी दैट विल बिकम 3 प्लस 4 प्लस 5 6, ठीक है। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं वो बनते जाएंगे। जब यहाँ पे जब मैंने टू ऐड किया ना, हर एक नंबर में कोई कांस्टेंट टर्म सेम नॉन जीरो टर्म मैंने ऐड किया है, तो 2 ऐड करने के बाद 2 2 2 प्लस 2 4 हो रहा है, यहाँ पे ये 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, 7 एंड सो ऑन इस तरह। तो ये भी अपने आप में एक एपी है। देन रिजल्टिंग द सेम सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। तो जो न्यू सीक्वेंस बनी है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, लेट्स से कोई नंबर है हमारे पास, मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाली सीक्वेंस से ही, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन ये बनेगी। तो ये भी एक एपी है। अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमें, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 बिकम्स 3, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये कहीं पे यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं यूज कर लेंगे हम इंशाल्लाह। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है अपने आप में, रिजल्ट भी है कि अगर a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और डिवाइड भी कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के पैटर्न में ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन हमें शो करना है कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे सोल्व करेंगे?
बट एट द एंड जो रिजल्ट बनेगा आपने वो याद रखना है कि अगर मतलब रिजल्ट क्या है कि अगर ये एपी में है, आपने ये याद रखना है ना, ये अगर तीनों टर्म्स एपी में है तो ये भी एपी में, 1/a 1/b और 1/c। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करने पे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाएंगे पूरी सीक्वेंस में, तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बनेगी दैट विल आल्सो एन एपी। तो सबसे पहले इन तीनों टर्म्स में अगर मैं 2 2 2 ऐड कर देता हूं तो यहां पे बन जाएगा b प्लस सी माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस 2, ठीक है, कॉमा c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय b प्लस 2, इस तरह a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 2, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 2, ठीक है। तो अगेन ये भी अपने आप में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, ओके, यहाँ पे ए आएगा, तो जब एलसीएम लेके मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा b प्लस सी माइनस ए 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आ जाएगा 2a होल डिवाइडेड बाय a 2a से कैंसिल होके हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a, ठीक है। और यहाँ से भी क्या रिजल्ट बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय c। ये भी जो न्यू बनेगी ये भी तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लिख लिया है, तो इनको यहाँ पे भी कंसीडर कर लें, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय c, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन में, सॉरी पूरे सीक्वेंस में से, पूरी सीक्वेंस को अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के साथ में डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये भी तो प्रॉपर्टी है ना, किसी भी नंबर के साथ अगेन किसी भी a b को डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बनेगी वो भी अपने आप में एक एपी होगी। तो जब a प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड कर दूंगा तो तीनों में से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा a 1/a 1/b 1/c। हैंस प्रूव्ड कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बन रही है वो हमारे पास अगेन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, कैसे सोल्व किया है वो भी आपने देख लिया, सोल्व करके लिखेंगे अपने पास इस तरह रिजल्ट। तो ये रिजल्ट जो है बराबर है कि ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। वेरी लास्ट क्वेश्चन for today's discussion is the sum of three numbers in an AP is 15। कोई भी तीन नंबर्स हमने जब जो है सपोज करने होते थे तो हम कैसे करते थे, a माइनस डी। अब एक और शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम डायरेक्ट बजाय कि ये बार बार लिखें a माइनस डी, ए मतलब जो तीन टर्म्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनका सम जो है लाइक ये है कि इनको ऐड करने पे a प्लस डी, फिर आगे से d को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 3a बन रहा है, ठीक है। बजाय ये लिखने कि आप डायरेक्ट ऐसा अगर आपको डेटा गिवन है तो आप डायरेक्ट ये लिख लेना कि 3a इज इक्वल टू 15, क्योंकि आपको पता है डी में कैंसिल आउट हो रहा है, d माइनस डी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3a बचते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख लें 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5, a is equals to 5 from here, and then product is 80, a minus d और a plus d, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है दैट बिकम्स 80। a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 5 आई थी, सो 5
into 5 minus d into 5 plus d is equals to 80। 80 के ऊपर 5 का टेबल 16 टाइम्स। यहाँ पे ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर दैट बिकम्स 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। फ्रॉम हेयर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, so d will be equals to 9। okay, d square is equals to 9, d becomes equals to plus minus 3, d is equals to 3, d is equals to plus minus 3। तो d की वैल्यू अगर मैं 3 पिक कर रहा हूँ और इसमें पुट करूंगा तो मैक्सिमम जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी a प्लस डी। जब d आपने पॉजिटिव लिया है तो मैक्सिमम रिजल्ट a प्लस डी वाला होगा। अगर d नेगेटिव लिया है -3 लिया है तो मैक्सिमम रिजल्ट a माइनस डी वाला होगा। प्रीवियस टर्म होगा, प्रीवियस टर्म था ना a माइनस डी, मैंने ऑर्डर सही नहीं लिखा तो खैर है, ठीक है। लेकिन a मैंने 3d जो है वो पॉजिटिव लिया है तो मैंने ये वाला नंबर सेलेक्ट करना है। a प्लस डी इज द लार्जेस्ट नंबर, a प्लस डी यही तो हमें चाहिए था। a की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी दैट वाज 5, d की वैल्यू अभी भी फाइंड की दैट इज 3, तो जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 8। आप देखेंगे एक नंबर है हमारे पास 5, a की वैल्यू 5 आई थी ना, तो 5, दूसरा नंबर था 8, इससे पहले नंबर कौन सा था a माइनस डी यानी कि 2। ये देखो ये भी एपी में है जिनका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, यस और नो। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8। Hence, that's all for today's lecture। टाइम 6:17 AM हो गया। ऑलराइट, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरे मेंटर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।